अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और 1 बजे तक की सारी अपडेट्स के साथ, तज्ज़िया तबसरों के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, अवाम जो है वो रोती बिलकती सिसकती आपको नज़र आ रही है। महंगाई 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 का रोना रोती नज़र आ रही है। अब बहरानी कैफियत में दाखिल हो गए हम। कभी किसी बहरान से हम जा टकराते हैं, कभी किसी बहरान से। सुकून उसी वक्त होता है जब इंसान को 2 वक्त की रोटी मिलती है। वो 2 वक्त की जो रोटी है वो भी छिन गई है। आटा है नापैद हो गया है, नायाब हो गया है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, उसके पीछे कितारें लंबी लंबी मर्द और ख़वातीन की लग चुकी हुई हैं, लेकिन आटा है कि मिलने को नहीं आ रहा। एक मुसीबत जो है अवाम के सर से ख़त्म होती नहीं है, जो कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। अब गैस का बहरान आप समझ रहे, लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी गई है और इसी मद में ओगरा की जानिब से गैस को यानी 74% के ऊपर जो है ना महंगा करने की जो समरी दे दी गई है। और उसके बाद वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक़ 2023 में होगा। समझ से बाहर है कि लोग रोटी का रोना तो रो रहे हैं, रोटी बनाएंगे कहाँ? गैस का अगर किसी के पास है भी तो उसका बिल देने के लिए वैसे ही दिल दहला देने वाली 74% बढ़ा दी गई है। इन सारी मुसीबतों और बहरानों से कैसे निकला जाएगा, अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ और ना उम्मीद सी हो गई हूँ अब तो मैं काशिफ साहब। नहीं, ना उम्मीदी तो देखे ना जी गुनाह है, वैसे भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने हकूक़ की जंग लड़ना जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का जो है ना जी वो फ़र्ज़ है। सर जंग लड़ते लड़ते ना बस अब अल्लाह मियां के पास पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है लबीबा कि हमारे साथ जो हमारे हुक्मरान हैं वो, मैं उनके लिए एक सियासी टर्म, बल्कि सियासी तो नहीं टर्म है वो, मैंने एक टर्म अपनी राइटिंग्स में भी लिखता हूँ, प्रोग्राम्स में भी, कि वो सब सियासी बेवफा है। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ वफा नहीं की है और ये सिर्फ जो है आप इन्हें कह सकती हैं कि ये अपने मफादात के लिए जो है इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद जो है ये अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। तो इन सियासी बेवफाओं के साथ हमारा तो ज़ाहिर है फिर भी ये उम्मीद लगाए रखते हैं अवाम से कि उनको वोट दिया जाएगा, तो अवाम देते हैं लबीबा। अवाम भी देखे ना, अवाम कर भी क्या सकती है ये भी तो देखें। अवाम तो देखें, अवाम इनको डिस्कार्ड कर सकती है। मतलब जब हम कहते हैं कि जी अवाम का जो हमने मैंडेट चोरी हो गया, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी, अभी इमरान खान भी कहते हैं, और 2018 में जो है वो PMLN और दूसरी पार्टियां कहती थी, तो वो मैंडेट कितना चोरी कोई कर लेगा। अवाम देखें पाकिस्तान की तो देखें ना, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में ऐसे ममालिक बहुत सारे हैं कि जहाँ पे अगर आप वोट कास्ट करने नहीं जाते तो आपके ID कार्ड को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। और सिंगापुर में तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने $100 या $1000 $1000 उनके जो उनका डॉलर है वो फाइन भी है। तो आप जब अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, जब आप निकल के नहीं जाते हैं, और सर मेरे ख्याल से उसके बाद आप मिला भी ना करें। मुझे लगता है कि आप भी डिफर करेंगे मेरी इस बात से, और लेकिन मुझे ये लगता है कि तब्दीली के चक्रों में तब्दीली होती हम स्क्रैच से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और हम लोग किसी वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल, हमारा यही हाल हो गया है। हमें समझ नहीं आ रही है, एक बहरान से निकलते हैं हम दूसरे में जा फंसते हैं। तब्दीली किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवाले से बात नहीं कर रही मैं किसी से वो नहीं कर रही, क्योंकि तब्दीली के नारे लगाने के लिए इमरान खान की बात मैं बिल्कुल नहीं करी, कतई तौर पे नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि हकीकी तब्दीली तब ही आएगी कि जब अवाम जो है वो खुद बाहर निकलेंगे। सब मैं ये नहीं कह रहा कि दस्तों गिरेबान होंगे, क्योंकि अभी पोजीशन तो यही है कि अवाम जब बाहर निकलेंगे तो फिर जाहिर है दस्तों गिरेबान वाली सिचुएशन बन चुकी है, अल्लाह ना करे खाना जंगी वाली सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तब्दीली तब ही आएगी, हकीकी तब्दीली है कि अवाम जब भी इलेक्शंस होते हैं बाहर निकले और अपना भरपूर जो राइट है वोट का वो कास्ट करें। और वो सर आप कह रहे हैं दस्तों गिरेबान होने वाली बात इसलिए भी तो है सर कि यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए हैं, इंसान के सर्वाइवल फिर वही कहता हूँ कि इन सियासी बेवफाओं ने किया ना सब कुछ। एग्जैक्टली। तो फिर हम जब उन्होंने हर वक्त ये क्यों रोते हैं कि हम अवाम के लिए करते हैं, हम अवाम के लिए। सर फिर तो अवाम के लिए तो नहीं कर रहे। सोचना चाहिए कि हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं। आधे लोग एक पार्टी को, एक फोर्स को सपोर्ट करते हैं, दूसरे को करता है, और बाकी जो बात जाते हैं वो तीसरे जो ग्रोह हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि सियासी ग्रोह हैं पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन पे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरा नहीं। सर यहाँ ये भी तो मुसीबत है कि कुछ टेन्योर
पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। उधर जहां आधे टेन्योर ख़त्म होता है किसी भी हुकूमत का तो खींचातानी स्टार्ट हो जाती है, अपोजिशन वाले चीखना शुरू होते हैं आपकी कारकर्दगी के ऊपर, वाइट पेपर्स हो जाते हैं। तो फिर यही है कि आप आवाम पर जब निकले किसी को एब्सोल्यूट जो है मैंडेट दें, 2/3 जिसे आप कहते हैं, मे बी मोर देन दैट, तो फिर वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। अब जिस तरह का हंग पार्लियामेंट्स बनती हैं, हंग मैंडेट्स आते हैं, तो फिर आपको जो कहते हैं कि आपको मुफाहमतें करनी पड़ती हैं अपने मंशूर के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ, तो फिर 2-3 माह के बाद वो गवर्नमेंट जो है शेक हो जाती है और फिर उसको उतार दिया जाता है। इसमें और भी बहुत से फैक्टर हैं जिसको अब हम इस वक्त तो डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं तो एक कारकर्दगी दिखाने के लिए आपको 3, 3.5 या 4 साल का ही अरसा क्यों दरकार होता है सर? देखिए, वो इसलिए मैं 3-4 साल की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी तो मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिसके लिए कानून साजी जब उसने करनी होती है तो उसके लिए उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। आप ये समझते हैं कि हमें ये तब्दीलियां लाने के लिए ये अरसा जो है इसलिए दरकार है क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक जो पॉइंट्स हम लोगों ने ग्राउंड है वो इतने ख़राब कर चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक करते करते इतना टाइम निकल जाता है। अफसोसनाक बात तो लबीबा ये है कि रियासत इस वक्त अपनी बदतरीन शक्ल में पाकिस्तान में नज़र आती है, तो उसके लिए आपको जाहिर है कि ये जो स्टेट के अफेयर्स हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो एक ये जो सारा ही निज़ाम है ये जंग आलूदा हो चुका है और इस गल सड़ चुका है, बल्कि इन रियल मीन्स अगर मैं कहूँ तो इसको रिपेयर करने की बात भी मेरे ख्याल में अब पुरानी हो गई है और इसको चेंज करना पड़ेगा। शामिल गुफ्तगू करें। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार खालिद फारूकी साहब, हम उनके साथ भी इस ही पॉइंट्स को लेकर चलते हैं आगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद फारूकी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में आटे का बहरान है उसको तो बड़ा ही अलमनाक सा नज़र आ रहा है और उसके साथ ही आज जो है अवाम पर एक बिजली गिरा दी गई है, कहा कि जी 74% 74% जिसे हम कहते हैं वो नेचुरल गैस जो हमारे पास जितनी है अवल तो आ नहीं रही, और अगर आ रही है तो 74% उसकी फीसद जो है कीमतों में बढ़ाई जा रही है। हाउ डू यू सी? काशिफ साहब, ये तो अभी आगाज है। हम जिस दौराहे पे हम खड़े हैं, ये हमारे लिए जो मुश्किल तरीन रास्ता है, रियासत का नहीं बल्कि अवाम का। रियासत ने तो फिर चलते रहना है, जिस तरह अभी आप फिक्र भी कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में कि रियासत अपनी बदतरीन शक्ल में है, तो रियासत जिस शक्ल में भी हो, वो जब तक अवाम की शक्ल बेहतर नहीं करेगी तो हम उसको अच्छा कभी भी नहीं कह सकेंगे। तो अवाम के लिए जिस मुसीबत की, जिस परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, अब गैस की कीमतें महज नहीं बढ़ेगी, या बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेगी, यहाँ जो अशिया खुर्दरोश है उनकी कीमतें किस हद तक बढ़ चुकी हैं और अभी और कितनी आगे बढ़नी है, यहाँ किस किस चीज की हमें फिक्र करनी चाहिए, हर चीज की यहाँ फिक्र करनी पड़ेगी। अब ना वो अलल्ले तलल्ले रहे, ना आप गैस को उस तरह जला सकते हैं जिस तरह माजी में जो हशर आप करते रहे हैं, जिस तरह आप अपने कुदरती वसाइल का आपने इस्तेमाल बेदरेक किया। अब ये पाकिस्तानी कौम को भी भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी भुगतना पड़ेगा, और पाकिस्तान के हुक्मरान जो उनका तर्ज हुक्मरानी है उसके साथ अवाम पर जो वो जुल्म जो करते रहे हैं, अब मेरा ख्याल है उसका दौर भी गुजर जाएगा। नहीं, खालिद फारूकी साहब, गुजर गया। खालिद फारूकी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी जहाज भर भर के, वो तो फॉरेन ट्रिप्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके प्राइवेट जहाज भी हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी वैसे ही लगे हुए हैं, तो सफर तो अवाम कर रही है ना जी। एक्स्ट्रा मिनिस्टर्स भी हैं जो ये लोग वो कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका मजा उठा रहे हैं, जिनको शायद कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिली हुई। यस, एडवाइजर्स। काशिफ भाई, ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं चलता ये मामला। आप देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जब असल में इस मुल्क के अवाम पर कभी इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतें कभी पड़ी ही नहीं थी। अब जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं, ये अवाम के हाथ जो है हुक्मरानों के गिरेबान तक लेके जाएंगी और हर सूरत लेके जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ जुल्म होता रहे, दूसरी तरफ जुल्म बर्दाश्त करने वाले जो है उसी तरह पड़े रहे। आप कोड़े बरसाते हैं अवाम पर, हर नया दिन अवाम के लिए मुश्किलात का एक नया दिन बन के आ रहा है। खालिद फारूकी साहब, जिस पब्लिक सुओ मोटो की आप बात कर रहे हैं, ये तो आप और हम बस साल से ये मतलब हमारी ख्वाहिश भी है और हम इसके लिए काम भी करते रहे, लेकिन ये दिन कब कोई जल्दी आएगा या अभी बड़ा अनूज दिली दूरस्त वाली बात है?
नहीं, कोई हनूज दिली दूर नहीं होता जी। मैं आपको काशिफ साहब एक बात बताऊं, कौमों की तारीख में जो दिन है वो तवील भी दौर हो जाता है, वो मुख्तसर भी हो जाता है। जो हमने तवील दौर देखे, जहां जहां तवील दौर देखे, वहां जितनी जितनी जल्दी से वो सारा दौरानिया मुख्तसर भी हुआ, ये भी हम सारे जो लोग जानते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह का इनकलाब नहीं आएगा, मेरे ख्याल के मुताबिक अब बिल्कुल किसी ऐसे कोई दीवाने के ख्वाब वाली बात है। ये दिन पाकिस्तान में आ रहा है। इसका मतलब है कि हम उसके ब्रिंक पे खड़े हैं इनकलाब के। बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं। यहाँ देखिए, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो इनकलाब आता है या फिर अनारकी होती है, या फिर लोग सड़कों पे निकलते हैं, लूट खसूट करते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पे निकल आते हैं। जंगी की ये हुक्मरान उस वक्त से बचे जब लोगों ने इनको इनके घरों से निकालना है और घरों से निकाल के इनको मारना है। ये हुक्मरान तबका, ये अशराफिया, ये वसाइल पे काबिज लोग जो हैं, इन्होंने गरीबों को इतना गरीब कर दिया है कि ये समझते हैं कि वो बेकस और मजबूर और लाचार हो चुके हैं। लेकिन यही मजबूर लोग जो है ये बहुत मजबूत भी होते हैं। नहीं, ये अगर इनको वोट देते हैं, खालिद साहब तो देखिए, अवाम का तो अब इस मामले में कोई कसूर भी नहीं है। उन्होंने तो सभी हुक्मरानों को जो है वो एक एक करके आजमा लिया हुआ है। हर एक दौर में महंगाई बढ़ती ही नजर आई है आपको। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम, ये जो हुक्मरान है, जाहिर सी बात है बहुत से पॉइंट्स होंगे, अब बेसिक जो इस टाइम पर वक्त ज़रूरत है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां लैग कर रहे हैं हम लोग? देखिए, ये आप जो बात कर रही हैं लबीबा, आपने कहा कि हमने हर हुक्मरान को देखा आजमा के। मैंने इसीलिए बात की अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की। हुक्मरान अशराफिया में सियासी, गैर सियासी, सारे लोग, सारी पार्टियां, सारे हुक्मरान तबके आ जाते हैं। अब देखिए ना, हमारे साथ जो कंट्रीज दूसरे हैं, अब हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, पब्लिक वहां भी गरीब है, लेकिन वहां का हुक्मरान जो है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए पाकिस्तान में बैठे एक नापसंदीदा शख्स हो सकता है, लेकिन जब वो भारत में बैठ के अपने अवाम के लिए बात करता है तो अवामी नुमाइंदा बन के बात करता है। वो उन्हीं जैसा होता है, उन्हीं जैसी जिंदगी गुजारता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा हुक्मरान हमारे जैसी जिंदगी नहीं गुजारते, उनके प्रोपोज़ल खत्म होते हैं। एक अलग नमूना नजर आता है। वो जस्टिन ट्रूडो है, अवाम के बीच में साइकिल चलाता हुआ फिर रहा है। खालिद फरूकी साहब, आपसे मेरा एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं जिसारत करूंगा आपसे इख्तलाफ करने की, जो आपने इनको अशराफिया करार दिया, ये मैं तो इनको अशराफिया नहीं समझता, क्योंकि अशराफिया की तो अपनी एक रवायात थी। हमारा इस सेंस में आप कह रहे हैं वो वाकई अशराफिया नहीं है, वो कमतर लोग हैं, ये ग्रोह है, लेकिन अशराफिया बन के छाए हुए हैं, डाकू कहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो प्राइस हाइक की बात की जा रही है 74% जो नेचुरल गैस की, आप इसको कैसे लिंक करते हैं? जो IMF के साथ शराइत की बात हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन कबल उनको कहा, उनके MD को कहा IMF के, कि जी हम आपकी सारी शराइत पूरी करेंगे। कि जैसे आपने देखा कि ये जो गर्मियाँ गुजरी, जो मौसम गर्मा था, इसमें जो है आवाम पे बहुत बड़ा तूफ़ान उठाया गया। बिजली के बिलों में जो टैक्स डाला गया एक्स्ट्रा, तो उसके तो लोगों की मोटरसाइकिलें बिक गई, गाड़ियाँ बिक गई, जेवरात बिक गए और रोते नज़र आए। तो ये इसको लिंक करती है अब IMF की शराइत को पूरा करने के लिए ये प्राइस हाइक? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। ये IMF की शराइत के तहत हुआ है। और सिर्फ अभी तो ये गैस की बात है ना, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये गैस की कीमतें बढ़ाई किस महीने से गई हैं। हो सकता है कि जो गुजरा हुआ वक्त हो, 2 महीने पहले से कीमतें उन्होंने बढ़ाई। वैसे इसके बाद अभी बिजली की कीमतें बढ़नी है। लेकिन फरूकी साहब, उनका इलामिया तो यही है कि नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2023 से होगा। लेकिन आपने सही कहा कि जैसे माजी में हम देखते रहे हैं कि ये जो महकमे जो जिस तरह के हैंड आउट जारी करते हैं, ये बिल्कुल उसके बैरक्स भी काम करते हैं, और आपको और हमें पता ही नहीं चलता कि कब से हम ये सारी कीमतें पे कर रहे हैं। 2022 में जैसे बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में था। हाँ, तो ये तो सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग हो गई। ये इस वक्त तो जो हम अगर इस वक्त की बात करें तो जिस किस्म का इकोनॉमी क्रश हुई है और आवाम जो है मिट्टी चाटने पे मजबूर हो चुके हैं, इसके बाद तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? हमें तो ये खौफ आ रहा है खालिद फरूकी साहब। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे, गैस तो मिल ही नहीं रही है। काशिफ साहब, आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं देखी? उन्होंने कहा कि 53 ईयर में सबसे ज्यादा महंगाई है ये। और इतनी ज्यादा महंगाई के बाद असल मसला ये है कि हमारे यहाँ वो तबका जिसको आपने उस पर एतराज कर दिया, लेकिन हम आम लफ्जों में उसको अशराफिया कह के इसलिए बुलाते हैं
कि ये अमीर और दौलतमंद लोग हैं, मुअज्जम लोग शायद ना हो, अमीर और दौलतमंद लोग। वैसे अगर हम इन्हें उनके पास मुनज़्ज़म दौलत आ जाती है, मुनज़्ज़म हुक्मरान ग्रोह कह लें तो ज्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए, क्योंकि इनको शराफिया कहना शराफिया की तौहीन है। बिल्कुल कहा जा सकता है। सर गिरोह तो आपने ये बस भी वो कहा भी जाता आपने बड़ा ही मुनासिब सा लफ्ज इस्तेमाल किया, पर हमारे मुनज़्ज़म हुक्मरान ग्रोह, हाँ जी, गिरोह क्योंकि शराफिया की तो अपनी रवायात है डाकू ना। लगते हैं, डाकू लगते हैं। अच्छा लगता है ये इनके लिए। तो ये लोग देखिए, ये पब्लिक का इम्तिहान लेंगे, अभी कीमतें बढ़ेंगी। हमें जो मालूम है वो ये है कि सन 2023 जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल होगा। असल में हमारे लोगों को भी अब ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहना है, कि चंद एक मराज याफ्ता लोग जो हैं, जो मुनज़्ज़म ग्रोह जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मुनज़्ज़म ग्रोह जो है ये हर तरह के वसाइल की लूट खसूट भी करे, उस पे काबिज भी रहे, और गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल तरीन बना दी जाए। तो जो रोटी हम लोगों के लिए, जो आम के लिए मुश्किल बनाई हुई है, देखिए पब्लिक जब उसका हिसाब लेती है ना, आप जो काशिफ साहब बात करते हैं ना कि देर या जल्द की, ये देर या जल्द कोई नहीं होता, यौम हिसाब होता है। ये यौम हिसाब जो है ये किसी दिन भी आ जाता है, और इन हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि इनके लिए यौम हिसाब मतलब ये है कि मेरे अपने लफ्जों के मुताबिक, मैं अगरचे इस तरह की आमतौर पे बात नहीं करता, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत इस वक्त अवाम के लिए हो चुकी है, वो तो आप देखिए, लोग इस वक्त फूड एफिशिएंसी का शिकार हो रहे हैं। आप कितने % लोगों को वो समझेंगे, देखेंगे। हमारे यहाँ तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता कि ये बंदा जो है कि अपनी जिंदगी उस तवाज़ुन के साथ गुजार रहा है सही बात जिस है। तरह आज किसी इंसान की गुजारने का हक है। हम कहते हैं एक ज़री मुल्क है, लेकिन यहाँ तो लोगों को रोटी खाने को पूरी नहीं मिल रही, सही तो कह रहे हैं। जिंदगी की बाकी सहूलतें हम कैसे दे सकते हैं? नहीं तो जो खालिद क्लास साहब डिफरेंस है वो इतना बढ़ चुका है Exactly. कि उसने जो एक गैप है उसको बहुत वसी कर दिया है। अच्छा, बिल्कुल खालिद ठीक साहब कह के रहे हैं। कहने के मुताबिक हुक्मरानों को इस वक्त एक खींचातानी से ज्यादा इस बात पे डरने की जरूरत है कि कहीं अगर अवाम बाहर निकल के सीसा पलाई दीवार बन गई उनके खिलाफ, उनके तो क्या गिरबान करेंगे? तक पहुंचेगी, पहुंचेगी यही तो बात वो तो क्या कर रहे कर हैं। सकते हैं? मतलब हाँ, देखें क्या ना जी, किया जा सकेगा फिर यही कुछ हुआ करता है ना। आप देखें ना, आप उसको इनकलाब कह लें या चेंज कह लें, तो खालिद फरूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप कीमती Thank you so टाइम much, हमें sir. दिया, हमारे व्यूवर्स को बड़ी अच्छी जो हकीकत पे मबनी बातें थी वो आपने बताई। जी लबीबा, आगे इस वक्त जो है आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जी, बात जी, फिर सर। उससे अगर हम लिंक कर दें, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक तरफ आवाम भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, गैस महंगी हो रही, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा, मतलब सब चीज़ें हाँ ही जी। आउट ऑफ रीच हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ जो है एक पॉलिटिकल जो सर्कस आप इसे कहते हैं लगा हुआ है, सर्कस ही लगा हुआ है, कि पंजाब में seriously। पॉलिटिकल सर्कस ही कहेंगे हम इसे, कि पंजाब के ऊपर शबे खून मारने का या फिर हुकूमत करने के जुनून में मतलब सब इस वक्त समाज चल रही है सर, इस हवाले से भी इस Yes, सर्कस की हाई समाज कोर्ट चल में चल रही है। रही। एग्जैक्टली। अच्छा, हाई कोर्ट में चल रही है। अब ये बात ये है कि ये बात जो है बहुत आगे निकल गई है। इस हवाले से हम सर इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आके इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, जहां पे बहरानों का इतना ज्यादा, बहरानों का क्या कहते हैं कि एक अजदहा कह लें, एक जाल बिछा हुआ है, अवाम को निकल रहा है जी, एक जाल बिछा हुआ है। वहां आपस की खींचातानी और सियासी अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी ही जो है वो काबू में नहीं आ रही है। पंजाब असम्बली को जाके देख लें आप, उसका मुस्तकबिल क्या होगा समझ से बाहर है। मेरी तो समझ ही नहीं आ रही है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्या इसका एंड होगा। एक मिनट आप दे दें तो मैं आपको बता देती हूँ, परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई करने की जो खिलाफ दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत जारी है। अब इसका आगे क्या ही बनता है, हुमा किसके सर बैठता है सर, ये अब हुमा तो बैठ गया हुआ, जिसके पास मेजोरिटी थी उनके पास है। अच्छा, अभी ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, जिस तरह के उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा, अच्छा उसमें भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर गवर्नर या सदर पाकिस्तान अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ना, तो उसके लिए भी देयर शुड बी सम सॉलिड रीजंस। अच्छा, अभी इन्होंने जो दिया है, इनको कैसे रात को पता चल गया, जो पीटीआई या फिर परवेज लाई साहब के वकला कह रहे हैं कि रात के 3 बजे इनको कैसे पता चला कि जी परवेज लाई साहब ने अक्सरियत खो दी है। उसके अलावा इनके पास कोई रीजन नहीं है। उसके बाद जो है जो वो उसको कहते हैं कि शबे खून मारने की कोशिश की गई है। ये आपके अंदर की मोल्स होते हैं जो बात निकाल देते हैं। अच्छा,
अच्छा, वो बेसिकली मकसद उनका क्या है कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व ना हो, उसको डिले किया जाए, और उसके लिए जो है वो हर कर रहे हैं। हालांकि नंबर गेम पे अगर आते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का इस टेन्योर में वजीर आला बनना नामुमकिन है, क्योंकि पीटीआई के अगर कुछ लोगों को आप तोड़ते हैं या उनको खरीदते हैं तो वो इनके हक में वोट नहीं डाल सकते। रन ऑफ इलेक्शन की कल भी हमने बात की, आप भी कर रही थी। अच्छा, अगर इनके पास ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो ये फिर आपको केयर टेकर जो बनेंगे फॉर द टाइम बीइंग परवेज लाई बनेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसके लिए रन ऑफ इलेक्शन होगा, क्योंकि 186 का अगर मैजिक नंबर किसी के पास नहीं है पंजाब असेंबली में, तो फिर आप समझती हैं जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। तो अक्सरियत किसके पास है? देखिए ना, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर अक्सरियत तो ये जो अलायंस है काफ लीग का और पीटीआई का, उनके पास है। अच्छा, अब वो इस वक्त ये पोजीशन ये है कि पंजाब पे जो है ना कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास चाह रहा है कि मैंडेट नहीं है, लेकिन अब आप जाहिर है कि उसके लिए तमाम कोशिशें हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जुलाई में, उसके बाद डिफेक्शन जो है नामुमकिन हो चुका है, और उसके ऊपर आप अगर वोट डालेगा नून लीग का, अगर इनको वोट डालेगा उसकी सीट भी जाएगी, वोट काउंट नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अगर जो वोटर है बैकआउट तो कर सकता है, मतलब आप एतमाद की वोट अगर आप ले रहे हैं तो कुछ अगर एमपीए चाहें या कोई और चाहे तो वो बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन उनको अपनी सीट लूज करनी पड़ेगी। उसी वक्त जो है वो डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर इतलाक हो जाएगा। तो इसलिए मंडियां तो आपको पता है फिर मंडियां लगी हुई हैं। एक एमपीए जो साहब है उनका तो वाचोई साहब भी बात करेंगे हम उसके ऊपर। अभी हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद गज़नफर अली मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। गज़नफर साहब, जो इस वक्त अवाम इस वक्त जो है बहुत संगीन मुश्किलात का शिकार है, आटा नापैद है, नायाब है जो मैं कहता हूँ। उसके बाद आज जो एक बम गिराया गया है, कहा गया है कि जी 74% जो है गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। तो हाउ डू यू सी इट कि ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, इसमें IMF कितना शामिल है और मौजूदा हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस सब मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर साहब। आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप वहाँ की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान की एक इकाई है, उससे बाकी सूबे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है कंफ्यूजन है, जैसे आपने सारा वो जिक्र किया, तो ये हालत सिर्फ पाकिस्तान पंजाब की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक मिस गवर्नेंस, करप्शन, मैल न्यूट्रिशन, इनफेक्टिवनेस, लैक ऑफ विजन, और जो चीज आप गवर्नेंस के असूलों के नेगेटिव पहलू के हिसाब से देख सकते हैं वो मौजूद है। और जब गवर्नेंस जो है वो, यानी आप देखिए पाकिस्तान में, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जो आपने चूंकि इन्फ्लेशन की बात की है, पाकिस्तान के पास आज आपके सिंगल डिजिट में आपका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है 4.58 सब कुछ इस हिसाब से। ये सिंगल डिजिट में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और आपका एक बहुत बड़ा हैवी डेलीगेशन, कहते हैं कि 50 या 45 लोगों के करीब आज जनीवा में बैठा हुआ। कोई मिनिस्टर, कोई वो शख्स जिससे जहां पे फैसले करने हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आप कल वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कल मुत्तहदा अरब इमारात जा रहे हैं अपने लाहौर लश्कर के साथ, वो जहां मर्जी जाएं। असल में मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब का जिक्र करेंगे, वहां तो टोन सेट किया आपके आर्मी चीफ के विजिट ने, जिन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया कि जी पाकिस्तान का ये हाल है। अभी उस कॉन्फ्रेंस के अगर आप लेआउट पे जाएंगे और डोनेशंस पे जाएंगे तो फिर बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले अनाउंस हो चुकी थी। ये $10 बिलियन भी जो कह रहा है सऊदी अरब, ये अगस्त 25 में अनाउंस हुए थे। अब जो चूंकि 2 साल पहले अगस्त 22 में अनाउंस हुए थे। अब आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की। ये इन्फ्लेशन आज आपका जो चिकन है वो 560 या 670 रुपए मिल रहा है। अब ये IMF का कसूर तो नहीं है ना, जो आपकी प्याज है वो 235 रुपए मिल रही है, IMF ने कहा 235 रुपए करो। ये टोटल मिस गवर्नेंस और करप्शन है और अय्याशियां हैं आपके हुक्मरानों की। जब आप 50 लोगों का वफ्द लेके और 74 लोगों की कैबिनेट उस मुल्क के अंदर रखेंगे जिसके अंदर मुसद्दिक मलिक कहता है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो अगर वो चीजें आप एक ब्रॉड स्केल देख चले, गैस की प्राइसेस हो गई, अभी तो आप छोड़िए, अभी IMF ने आपको कहा है कि आपने एनर्जी की यानी बिजली की प्राइसेस डबल करनी है।
अगर उन्होंने उनके प्रोग्राम में आपने एंटर होना है तो इसका मतलब है आपका यूनिट 92 रुपीस पे हो जाएगा। अनवर साहब, पिछले साल जो गुजरा है 2022 में, उसमें तो अवाम पे क़यामत ढाई गई बिजली के बिलों में। तो आप तो एक ये हर एक मंथ जो बात आप बता रहे हैं उसके बाद तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे? मैं वही कह रही हूँ, हर एक मंथ में कहते थे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये आगे बढ़ा दिया गया। गजनफर साहब कह रहे हैं कि IMF ने कहा है कि 92 रुपीस पर यूनिट करना है। अवाम जो है काशिफ साहब वो हैं फॉडर होते हैं ना जो आप रखते हैं जानवरों के सामने, ये आपकी लीडरशिप का फॉडर है। इनकी किसी आप मुझे बता लीजिए, अगर अवाम का ख्याल होता तो आज से 1 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आपके सर पे नाफिज की गई थी, जो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान की कोई फेवर में बात कर रहा हूं, वो भी तो उस वक्त भी इन्फ्लेशन हो रही थी, लेकिन एक सवाल तो एक आदमी के जो सोच रखने वाले जहन में एक सवाल तो उठता है ना कि अगर आपने उनको इसलिए हटाया था कि ये गवर्नमेंट बेहतरी लेके आएगी, तो 2022 में तो आपका पेट्रोल 130 रुपए 120 रुपए ब्रेंट जो था वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा था, आज $76 ब्रेंट बिक रहा है। उस जमाने में को लेकर इसीलिए आए थे कि भाई कोई चमत्कार ही कर देंगे वो आके। अभी भी आलमी मंडी में तो $70 बैरल है, $70 बैरल है इस वक्त ना जी, लोएस्ट प्राइस। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, अगर $70 बैरल है तो पाकिस्तान के अंदर आप कंपैरिजन करें कीमत क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कीमत जो है 120 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये जो अय्याशियां है ना, ये जो मिस गवर्नेंस है, ये जो फॉल्टी विजन है, ये जो परफॉर्मेंस का लैक है जो इस हुकूमत के अंदर बदर्जा अतम मौजूद है। यानी बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है आटे की। वो तो वीडियोस भी बड़ी वायरल हो रही है जी। हम तो पिछले 2-3 दिन से इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इसका रीजन है जो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है, ट्रॉलर्स आटे लेकर जा रहे हैं, तो हमारे वहां पे जा रहे हैं। ट्रॉलर्स नहीं, ट्राले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जो आटे लेकर स्मगल कर रही हैं। उस स्मगलिंग को रोकना किसकी जिम्मेदारी आप मुझे बताएं। जिसकी जिम्मेदारी है वो जनीवा में बैठा हुआ है, जिसने प्लानिंग करनी है। मुझे आपसे बताएं कि आपको आपकी जो वजीर इत्तलात है उसको ले जाने का कौन सा रैशनल बनता है जनीवा में अंदर? शहरी रहमान की क्या जरूरत है? डिफेंस मिनिस्टर की क्या जरूरत है वहां जाने की? उन्होंने कोई सिर्फ एक प्लानिंग है। आपने 4RF स्ट्रेटेजी पेश करनी है रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के हिसाब से। ज्यादा से ज्यादा आप मिनिस्टर फाइनेंस को ले जाएं, मिनिस्टर प्लानिंग को ले जाएं, आप चले जाएं, 5 लोग जो है आपके साथ वो मिनिस्ट्री के चले जाएं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं बनाया हुआ है कि जी जाओ और लूटो पाकिस्तान को, जो लूट सकता है अवाम को लूटो, इस मुल्क को लूटो, जाके जो कर सकते हो करो। कोई चेक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी जिन लोगों ने इनको बिठाया था लाके वो कहां पे? वो सर, तो पर पर्सन एक पूरा खर्चा है उनका ले जाने का हुआ है। आज कोई सफर कर रहा है तो वो आप, मैं और गरीब और ये अवाम सफर करती रहेगी। साहब ये भी तो देखिए, जब अवाम के ऊपर पड़ती भी है तो वो रो पिट के फिर वही वैसी हो जाती है। उनको तो फिर आदत पड़ गई है ना इस चीज की, इस जुल्म सहने की। जब तक हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद अवाम नहीं करती, हमारे यहाँ होता क्या होता यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मैं कहता हूं कि जाके मैं अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लूं ताकि मेरे 2 दिन जो है ना वो ठीक गुजर जाए। आपको इस इनजस्टिस के खिलाफ कहीं तो आवाज बुलंद करनी है। ये सारा IMF का किया धरा नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि रोजमर्रा की चीजें जो कीमतें बढ़ रही हैं वो IMF की वजह से। दुनिया में रिसेशन है। अब ये सागडार कहता है कि दुनिया में रिसेशन है तो वहां पे इनकम जनरेशन जो है वो भी मौजूद है। पाकिस्तान में रिसेशन है लेकिन इनकम जनरेशन नहीं है। वो कहते हैं बाहर इन्फ्लेशन है तो वहां लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। तो ये जो चीजें, जो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस है उस पर आज जो है जस्टिस जवाद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। ये जो केस है, ये जो रेफ़र किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया था, आपका इस पे टेक क्या है कि PTI की चेयरमैनशिप से इमरान खान को उतारने के लिए जो है रिकमेंडेशंस जो हैं या केस किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से? योर टेक प्लीज। काशिफ साहब, मैं तो ग्राउंड रियलिटीज पे बिलीव करता हूँ। मैं किसी पार्टी के फेवर में या किसी अपने जहन इस तरह के ऊपर से आपसे चीज नहीं देना चाहता। और जब मैं ग्राउंड रियलिटीज को देखता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी वाजिया नजर आती है और वो चीज ये है कि इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 144 सेक्शन 144 की वायलेशन से लेके और दहशतगर्दी तक तमाम अदालतों में तमाम जगहों पे पर्चे किए गए। अगर रह गए हैं तो सिर्फ अमेरिका या लंदन में पर्चे नहीं किए गए।
अभी इनकी कोशिश होती वहां भी जाके पर्चे, जो बाइडन को कहते कि एक पर्चे इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर लो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं थी, इसलिए नहीं किया। पाकिस्तान की अदालतों में पहुंचती तो हर अदालत में उन्होंने पर्चा कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन, जहां तक मैं जानता हूं, इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ ट्रायल पर्सन। इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जहां, अब जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग का केस सुना जा रहा था, वहां जनाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को कि जी आपने शो कॉज नोटिस जो है वो बाद में इशू किया है और आपने फैसला पहले दे दिया। अब आप मुझे बताइए, आप खुद ही बता दीजिए, क्या ये तरीकाकार होता है कानूनी तौर पे? यही तरीका है। अब अगर आप ममनुआ फंडिंग पे जाते हैं तो बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हाई कोर्ट बेनजीर भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। फजल रहमान की ममनुआ फंडिंग उठा के देख लें। ममनुआ फंडिंग का जिस वक्त केस बना है उससे पहले तो कोई लॉ ही नहीं एग्जिस्ट। आपने ठीक कहा गजनफर साहब, मैनिपुलेट करेंगे तो ये मैनिपुलेशन का केस है। मैनिपुलेशन है। आपने जब उसामा बिन लादेन का भी पैसे लेने की बात की तो फॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम था जिसमें हमने इसको रिवील किया था रहमत शाह अफरीदी साहब के साथ कि उसामा बिन लादेन से 1989 में 1.5 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ ने लिया था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं बना आज तक, आपको पता है। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी, पंजाब की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है बड़ी अलार्मिंग है। अवाम तो खैर जो उनकी तो बात हमने डिस्कस कर ली, लेकिन ये जो सर्कस लग गया है इस वक्त पंजाब में, उसके बारे में आपका टेक चाहिए मुझे। सर ये पंजाब का जो रीजन है और जो बाकी वही रीजन है आपकी, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, असेंबली से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू पीपल ऑफ पंजाब एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब जो आपने बजाय इसके कि आप इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप उन इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो नॉन इश्यूज हैं पब्लिक के लिए। चौधरी परवेज लाई साहब अगर जा रहे हैं तो उनको चलने। अब गवर्नर जब नुमाइंदा बन जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, गवर्नर जब वफाक को रिप्रेजेंट करने पहले किसी का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने लगेगा तो फिर इसी किस्म का टर्माइल होगा। ये सिंध में भी हो रहा है। वो टसूरी क्या कर रहा है सिंध में एमक्यूएम के साथ, आपको पता है? वो वफाक का नुमाइंदा है बट ही इज प्लेइंग अ पॉलिटिकल रोल। तो जब आप इस किस्म के लोगों को लाके बिठाएंगे जो सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इंडिविजुअल की फेवर में और पार्टीज की फेवर में, और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की स्पिरिट को वायलेट करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि पॉलिटिकल एंड माशी कन्फ्रंटेशन ने जन्म लेना है। और यही चीजें आज आपको पंजाब में भी नजर आ रही है। और बाकी आज एमक्यूएम की स्टेटमेंट है कि जी वी विल क्विट पीडीएम इन द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो रोजाना स्टेटमेंट देते हैं, जब स्टेटमेंट करते नहीं है, स्टेटमेंट देते हैं, क्विट करते नहीं है जी। जब कुछ जेब में आ जाता है तो पीछे हट जाते हैं। उनकी सियासत तो है जेब की सियासत कि दाएं वाली जेब में डाल दो, बाएं वाली जेब में कोई डाल दो। गजनफर साहब आपसे बातें तो बहुत सारी करनी थी लेकिन टाइम की कमी आड़े आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो गजनफर साहब कह तो रहे थे कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस पे मतलब गए हैं और खर्चा उन्होंने किया, लेकिन सर माली इमदाद भी तो मिली हमें, और इसी मद में हमारे सर मैं ये बताना चाह रही हूँ अपने नाज़रीन को, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाह रही हूँ कि जो माली इमदाद हमें सैलाब मुतासरीन के हवाले से जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मिली है उसके हवाले से वफाकी वज़रा की जानिब से कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए पे जाने से पहले जी। आप बड़ी अच्छी बात है कि सैलाब ज़दगान के लिए कि दुनिया ने बड़ी इमदाद की है, लेकिन हमने कल भी इस पर प्रोग्राम किया था, मुजम्मिल असलम साहब भी थे हमारे साथ, तो मैंने भी इसको स्टडी किया है। ये जो हमें पैसे मिलने हैं 10 अरब डॉलर है या 8 अरब डॉलर है, वट एवर इट इज, लेकिन ये 3 साल के अरसे में मिलने हैं। और मैं नहीं समझता इंस्टॉलमेंट पे टाइम टू टाइम मिलेंगे। इनका हमारे जो है हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो सिंगल डिजिट तक पहुंचे हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे ख्याल में कि अब तो वेस्ट और जो डोनर्स हैं वो भी इतने सियाने हो गए हैं कि वो पूछते हैं कि भाई हमारा पैसा अगर आपके पास आया है तो आपने कहाँ लगा है। ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं। उससे तो हमारी इकोनॉमी जो कोलैप्स हुई है उसके ऊपर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा उस हवाले से बड़े केस की बड़ी समाअत जारी है लाहौर हाई कोर्ट में, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी इदरीस शेख मौजूद हैं। इदरीस से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस केस की तफसीलात लेते हैं। इदरीस बताइएगा। बिल्कुल अदालत आलिया ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की थी, उसके बाद अब
दोबारा समाअत का आगाज कर दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की प्लीज मुझे ये बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि जब समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी की उन्होंने, उस वक्त की अपडेट्स क्या थी? जी बिल्कुल, परवेज लाई जो कि जिन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया है गवर्नर पंजाब के डिनोटिफिकेशन को कलदम करार देने के लिए, तो परवेज लाई की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट से जो रुजू किया गया है, परवेज लाई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी था और अब वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज कर दिया है लार्जर बेंच ने और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जो है इस वक्त दलाइल का दोबारा आगाज कर दिया गया है और उनका ये कहना है कि ये मुमकिन नहीं कि गवर्नर एकदम दूसरे दिन का ही कह दे कि आप इस सिलसिले में एतमाद का वोट लें। कानूनी नुकता ये है कि वो वज़ीर आला को ये जरूर कह सकता है कि वो एतमाद का वोट ले, लेकिन इस सिलसिले में गवर्नर की जानिब से जो है वो शराइत नहीं आयद की जा सकती है। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई की, उनके दलाइल में अहम तरीन नुकता ये था कि मौजूदा जो एतमाद का वोट का जो हिदायत की गई थी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई को, वो एक गैर कानूनी मरासला जारी किया गया था और इस तरह के हालात नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब को जो है वो एतमाद के लिए मेंबरान ने जो है वो तहरीक जमा करवानी होती है और गवर्नर ताइनात नहीं किए जाते बल्कि ये मुंतखब होकर आते हैं और गवर्नर की इख्तियारात इस सिलसिले में महदूद है। गवर्नर अगर कहे कि वज़ीर आला पर मेंबरान का एतमाद नहीं तो वो उसके लिए तो सॉलिड रीजन होना चाहिए उनके पास। आपका मतलब कि उनके पास जो अली जफर साहब कह रहे हैं कि उनके पास सॉलिड रीजन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है कि शराइत नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या वक्त का तयन की कोई बात? अच्छा, वक्त की तयन की भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अली जफर साहब ने ये पॉइंट भी उठाया कि जब स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास कंटिन्यू था और उसके ऊपर जो उन्होंने इजलास बुलाया, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उसके ऊपर बात नहीं की अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के आईनी तौर पर ये मुमकिन नहीं हो सकता एक इजलास के ऊपर एक दूसरा इजलास असेंबली रूल से मुतसादम है ना वो जी? ये बिल्कुल ये नुकता उठाया गया है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से और उनका ये कहना था कि जब असेंबली का एक सेशन चल रहा हो उस वक्त दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता और ये जब सेशन मुलतवी होगा उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो मरासला इस सिलसिले में देख सकते हैं। जब हंगामी हालात हों, हालात खराब हों, तब एतमाद का वोट के ये कहा जा सकता है। एक रवान जो सेशन है जो कि इस वक्त चल रहा है और उसमें मुख्तलिफ इजलास भी है पंजाब असेंबली की, तो इस दौरान कहा नहीं जा सकता, एडवाइस नहीं जारी की जा सकती स्पीकर पंजाब असेंबली को गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। मुझे ये बताइए कि गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब के जो वकील थे, उनकी अभी आर्गूमेंट्स हुई या उनका जवाब क्या था लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल बेंच के सामने? जी बिल्कुल, अगर गुज़िश्ता तारीख समाअत पर जारी होने वाले अबूरी हुक्मनामे की बात करें तो डिनोटिफिकेशन जो किया गया था उसको मुअत्तल करके नोटिस जारी करते हुए गवर्नर पंजाब से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए जवाब मांगा गया था लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। तो इस सिलसिले में आज नुमाइंदगी कर रहे हैं गवर्नर पंजाब के जो वकील हैं अदालत आलिया के लार्जर बेंच के रूबरू वो पेश हुए और उनके दलाइल यही हैं कि एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा वज़ीर आला पंजाब को, चूंकि वफाक का नुमाइंदा है गवर्नर जो होता है वो सूबे में, तो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो एडवाइस जारी की गई थी, जो कि हिदायत जारी की गई थी वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई को, उसके तहत ये वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और सिलसिले में जो नोटिफाई किया गया वो भी कानून के मुताबिक ही किया गया है। ये तो गवर्नर साहब के वकील कह रहे हैं ना जी? जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज को डिसीजन आएगा कि ये जैसे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ये प्रोलॉन्ग करेगा केस लाहौर हाई कोर्ट में? इसके बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज परवेज लाई के वकील की जानिब से मोहलत की इस्तदा की गई कल के लिए, लेकिन अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया उनको कि वो आज ही अपने दलाइल मुकम्मल करे। तो इस सिलसिले में अदालत की जानिब से ये इंडिया भी दिया गया है कि अदालत ही इस सिलसिले में अगर फ्रीकैन इस सिलसिले में कोई हतमी जो है मुशावरत के जरिए रास्ता नहीं निकालते तय करते तो इस सिलसिले में अदालत ही अपना फैसला देगी। अब पाकिस्तान के मुताबिक हो गए वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं केस को निपटा दें। केओस तो है, पॉलिटिकल केओस तो है। तो ऐसी भी कोई बात हुई है दरीस लाहौर हाई कोर्ट में कि जो गवर्नर का किरदार था वो पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि आईनी ओहदा है पंजाब के गवर्नर या किसी भी गवर्नर का?
जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अभी दलाइल वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज हुआ है तो दोबारा से दलाइल का आगाज किया गया है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से, और उनकी जानिब से इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो गवर्नर पंजाब के इख्तियारात के बारे में ही दिए जा रहे हैं। इख्तियारात के बारे में दिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब ने अपना टाइम दिया। देखें, मामला बड़े उलझे हुए हैं। गवर्नर जो है वो बिल्कुल कह सकता है वजीर आला को, कोई भी गवर्नर, कि आप एतमाद का वोट लें, प्रोवाइडेड कि उसको कंफर्म हो, देयर शुड बी सम सॉलिड रीजंस। तो सर ये शराइत नहीं रखने वाली बात है कि वो शराइत नहीं रख सकता। हाँ, वो नहीं रख सकता। टाइम जो है बड़ा, मतलब शराइत के बीच के अंदर ये चीज आ सकती है कि इस वक्त ही इतने लोगों में और इस टाइम के बीच में, हाँ, या ये कहा जा सकता है मैंने इस टाइम पर कहा, इसी टाइम पर ले। अच्छा देखें ना आप, इसमें देखें वो शराइत यही है। लेकिन यहाँ पे जो है केओस, जो हम बार बार बात करते हैं कि इस वक्त जो सियासत में जो इस वक्त मैं कहता हूँ सर्कस लगी है, उसमें गवर्नर साहब का रोल बड़ा वाइटल है। लेकिन गवर्नर साहब ने बहुत जल्दी किया और गवर्नर साहब ने उसके जो अपना उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए हुक्मनामा जारी किया, हुक्मनामा ही कहूँगा मैं, उसमें उनके कोई सॉलिड रीजंस नहीं थे कि जी इनके पास जो है मेजॉरिटी जो नहीं है, और या तो फिर होता कि कुछ लोग, ये ग्रुप बन जाता पीटीआई का 10, 20, 25 लोगों का, और वो कहता जी हमें एतमाद है। यही तो कहते हैं कि हमने आइन शिकनी नहीं की है। नहीं, आइन शिकनी नहीं की, लेकिन आप बात नहीं समझ रही हैं। मैं, आप कॉर्नर है, मैं आपको रात के 3 बजे उठ के आपके लिए हुक्मनामा जारी कर दूंगा, कल 4 बजे आपने लेना है, तो कैसे पॉसिबल है? अब देखे ना, उस हुक्मनामे में मुझे उस हुक्मनामे में लिखना पड़ेगा कि मेरे पास ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, या तो फिर सूबे में अनार्की की सिचुएशन हो, कोई बहुत लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं। तो मैं आपको कह सकती हूँ ना कि मुझे आपके अदम एतमाद है। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि अगर एतमाद का वोट उन्होंने लिया तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया जी। ठीक है जी, वो भी बहुत डेयरिंग स्टेप था, और मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के सूबे के साथ खेलने की कोशिश थी। तो इसमें जो है जानिबदारी जो है गवर्नर की, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जब ये गजनफर साहब ने भी कहा कि जो कुछ गवर्नर सिंध कर रहे हैं वो भी तो अपने दायरा कार से बाहर निकल के कर रहे हैं ना, क्योंकि सदर पाकिस्तान, 4 सूबों के गवर्नर्स ये नॉन पॉलिटिकल हैं, चाहे किसी से भी हो, ये वफाक के नुमाइंदे हैं, इनका काम सब पार्टीज के लिए एक है। तो इसमें तो जाहिर है कि मेला फाइटी नजर आ रही है इस हुक्मनामे में। अब आगे तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर ये कोर्ट्स जानती हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन है। मेरे ख्याल में अली जफर साहब बड़े मंजे हुए वकील हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो इसके ऊपर गवर्नर के इख्तियारात पर जब बात हो रही है, और उसका जो हुक्मनामे है जो डी नोटिफाई भी किया, उससे पहले जो उन्होंने मेरे ख्याल में 24 घंटे या 48 घंटे भी नहीं दिए, तो उसके ऊपर बात होगी। तो लेट्स वेट फॉर द डिसीजन कि क्या आता है। मुझे ख्याल लगता है कि ये काम अभी लटकेगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि मे भी ये मार्च तक चले। मार्च तक इसलिए चले क्योंकि इसका जो डिसीजन है, इसके खिलाफ जो हमारे बलीगुर रहमान साहब हैं गवर्नर, तो वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि अगर हमारे खिलाफ डिसीजन आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सर जाते जाते मुझे ये बता, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर का वो बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हो गए जब से गवर्नर बने, वो कि उनका ताल्लुक नून लीग से है। तो ये मामला मार्च तक चलेंगे। दौरा करने जा रहे हैं कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का वज़ीर आज़म, आपका टेक? मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, आप मुझे बताइए। सर कुछ अच्छे की आने की उम्मीद है? वो जब नीरू बांसुरी बजा रहा था, हमारा हाल तो वही है कि हमारी कौम जो है भूख से मर रही है, हमारे रेमिटेंस जो है बाहर से आने बंद हो गए हैं, हमारे जो है फॉरेन रिजर्व जो हैं हमारे पास ज़र मुबादला के सिंगल डिजिट जो 4.8 है कि 5 है, वो है, कम से कम होना शुरू, हर चीज़ महंगी है, नायाब है, और आवाम की चीखें आसमान पे हैं, और ये जा रहे हैं। हो सकता है कोई एड लेने जा रहे हो, अल्लाह करे कोई बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसे जो है मामलात हुकूमतों के रियासत के नहीं चला करते, अपने सोर्सेज से जनरेट करना पड़ता है। एक दुकान भी आप चलाते हैं तो आपके सोर्सेज जितने होते हैं उसी को आप जनरेट करते हैं और बढ़ाते हैं। सर चलें, ये तो फिर मुल्क की बात है। दुआ ही है इस मुल्क के लिए कि जो करना चाह रहा है, जो भी हुक्मरान कुछ भी करना चाह रहा है उसके लिए, लेकिन अकेले जाए ना, 2-3 बंदे जाएं जो कह रहे हैं आप जहाज बार बार के ना जाए, हमारा पैसा है, हम सब तो पाकिस्तानी अवाम तो हम तो
मर रहे हैं, तो आप जब वो इस पे ट्रेवल करते हैं तो फिर हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है, खून के आंसू भी रोता है। सर हमारे टैक्सेस जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, लोग बददुआएं भी देते हैं। तो सर अब किसी से ढका छुपा नहीं रह गया, सब अवेयरनेस आ चुकी भी आवाम को, सब पता चल गया हुआ है। ये था नाजरीन आज का हमारा शो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह बशरत ज़िंदगी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।